गुड इवनिंग एवरीवन। द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी जो पिछली क्लासेस हुई हैं जिसमें हम थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे थे और हमने जो है जो लोक प्रशासन का जो पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल सिद्धांत है, ट्रेडिशनल थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, पारंपरिक सिद्धांत, और इसके अलावा जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। और इसी क्रम में इसी सीरीज़ में हम देखें कि जो अगला जो कॉन्सेप्ट है जिसको हमने जो है थोड़ा बहुत पिछली क्लास में डिस्कस किया था, मैक्स वेबर का जो नौकरशाही का सिद्धांत है, थियरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इस टॉपिक पे हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था और पिछले 2 दिन जो है कुछ वजह से जो है क्लास नहीं हो पाई थी। एक तो बारिश जो है हो रही थी और जिसकी वजह से काफ़ी बारिश हुई और लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। जो कुछ पेड़ थे वो टूट कर गिर गए थे, जिससे जो पावर सप्लाई थी वो काफ़ी जो है वक्त तक बंद थी, और कुछ और भी व्यक्तिगत कारण थे जिसकी वजह से जो है क्लास नहीं जो है मैं कंडक्ट कर सका। एक रीज़न ये भी है कि क्लास को जब भी मैं किसी भी लेक्चर को डिलीवर करता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि नोट्स को मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज करूँ कि उसमें सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएं। अगर नोट्स में कुछ नई चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, जो किसी भी आमतौर पे आप देखें जितनी भी किताबें हैं उसमें एक ही बुक में सारे कॉन्सेप्ट या सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल पाते हैं। तो मैं मेरी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी मैं आपको कोई डिलीवर कोई भी कंटेंट, कोई भी टॉपिक पे मैं लेक्चर डिलीवर करूं, तो उसका नेचर ऐसा होना चाहिए कि उसमें सारी चीज़ें जो है कवर हो जाएं। और ऑलमोस्ट जो है मैंने आज की क्लास में वो सारी चीज़ें कवर की हैं, करने की कोशिश की हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, और स्पेशली मैंने चीज़ों को हाईलाइट भी कर दिया जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैक्स वेबर का जो नौकरशाही का सिद्धांत है उसके बारे में बात करते हैं। नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे नौकरशाही जो टर्म है, जो शब्द है नौकरशाही, उसके बारे में हम बात करेंगे। और पिछली भी क्लास में हमने जो है बताया था आपको, एक्चुअली आज मैंने कुछ अपने जो है मेरे पर्सनल जो नोट्स हैं मैंने उनको भी निकाला है, और यहाँ पे चीज़ें टू द पॉइंट हैं। अगर हम किताबों में देखें तो उसमें शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल है, कॉन्सेप्ट को जो है बहुत ही ज़्यादा इन डिटेल डिस्कस किया गया है, और कुछ ऐसे भी चीज़ें डाल दी गई हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैंने कुछ 2 पेजेस का ये मतलब 4 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है, इसको भी मैंने इंक्लूड किया है ताकि जब मैं लेक्चर को डिलीवर कर सकूँ तो उसमें जो कुछ खास चीज़ें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है उसको भी मैं उसमें इंक्लूड कर सकूँ इस लेक्चर में। जैसे कि अगर बात करें हम ब्यूरोक्रेसी की या डेमोक्रेसी की या और भी जितनी एरिस्टोक्रेसी की, तो क्रेसी मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, और जैसे कि जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जैसे कि डेमोक्रेसी, तो उसके जो इसी उसमें दो एक्चुअली क्या है कि 2 टर्म उसमें इंक्लूड हैं। और नौकरशाही की आप बात करें तो ये अपने आप में बहुत ही एक डायनामिक वर्ड है। डायनामिक इन द सेंस ये कि आप देखें कि इसका जो है इस शब्द का जो इस्तेमाल है अलग अलग थिंकर्स के जरिए से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में किया गया है। और शुरुआती दौर में ये जो टर्म है नौकरशाही, इसका कह सकते हैं कि एक निगेटिव कनोटेशन था, इसका एक गलत कह सकते हैं नकारात्मक सेंस में जो है इसका प्रयोग किया जा रहा था, इस्तेमाल किया जा रहा था। और आमतौर पे जो है नौकरशाही जो शब्द है, आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसकी डेफिनेशन लिखने मतलब यहाँ पे लिखी है मैंने खुद से कि ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल हु आर नॉट इलेक्टेड। आमतौर पे जो नौकरशाही की अगर हम बात करें, अभी हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी बेसिकली हम यहाँ पे इस शब्द के बारे में बात कर रहे हैं कि नौकरशाही शब्द का क्या मतलब होता है। तो मतलब ये नौकरशाही के बारे में होता है कि इसका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात की जाती है। इसके मीनिंग की अगर आप बात करें तो नौकरशाही का मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन, पहला तो मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करता है, कौन से मेथड और कौन से प्रोसीजर को इस्तेमाल करता है। एक तो इसका एक मतलब ये हो गया। दूसरा इसका मतलब ये है कि जैसे कि कुछ जो ग्रुप्स होते हैं,
खासतौर पे जो ब्यूरोक्रेट्स के ऑफिशियल्स के उनको भी नौकरशाही के संदर्भ में हम इस्तेमाल करते हैं। और नौकरशाही जो है अपने आप में ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसको ऐसे ऑफिशियल के ज़रिए से ऐसे कर्मचारियों के माध्यम से चलाया जाता है जो इलेक्टेड नहीं होते हैं और आमतौर पे वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होते अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, वो किसी मिनिस्टर के अंदर में काम कर रहे होते हैं और अल्टीमेटली वो मिनिस्टर जो है उनकी एक्टिविटीज़ के लिए, उनके कार्य के लिए जो है हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम देखते हैं कि ये जो वर्ड है इसका अलग अलग सेंस में प्रयोग होता है। कभी कभी जो है जो ब्यूरोक्रेसी है उसको रेटिपिज्म, जो लाल फीताशाही जो है उस संदर्भ में उसका इस्तेमाल होता है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो हम देखते हैं कि आम तौर पे जो नौकरशाही शब्द है इसका जो है नेगेटिव सेंस में ही इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विंसेंट डी गोर्ने, विंसेंट डी गोर्ने, एक मिनट, लेट मी एक्टिवेट इट। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि विंसेंट डी गोर्ने ये जो एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है, फ्रेंच अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने 1745 में इस शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि फ्रांस में एक बीमारी जो है जिसका नाम क्या है, ब्यूरोमानिया, उसने जो है कहर ढा रखा है। और मतलब कह सकते हैं कि इवन इनकी भी राइटिंग में हम देखते हैं कि ये जो टर्म है ब्यूरोक्रेसी, उसको एक कह सकते हैं कि एक जैसे एक कोई बीमारी होती है या कोई पैंडेमिक होती है जिससे एक पर्टिकुलर एरिया जो है किसी भी देश का जो है प्रभावित होता है। तो कह रहे हैं कि ये फ्रांस में ये जो है ब्यूरोमानिया नाम की एक बीमारी फैली हुई है, इसने पूरे फ्रांस में कहर ढा रखा है। और हम देखते हैं कि शुरुआती दौर में जो है इसका जो इस्तेमाल है इस शब्द का वो फ्रेंच लैंग्वेज में, फ्रेंच लिटरेचर में हुआ है। और फ्रेंच भाषा की अगर हम बात करें तो ब्यूरो, ये जो वर्ड है, जो शब्द है ब्यूरो, ब्यूरो का मतलब डेस्क होता है। और इसका अगर आप मतलब ब्यूरो का मतलब डेस्क होता है, मतलब मेज जिसको हम कह सकते हैं। और जैसा कि आप देखें एफ.एम. मार्क्स लिखते हैं कि इनिशियल लेवल पे ये जो शब्द है, ठीक है ना, ब्यूरोक्रेसी, इसको सबसे पहले जो फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं इन्होंने जो है 18 सेंचुरी में, 3 सेंचुरी में इसका इस्तेमाल किया था। और फिर हम देखते हैं ईयर बाई ईयर, मतलब फिर उस समय के बाद में एक अंतराल के बाद में हम देखते हैं कि ये जो शब्द है यूरोप के अलग अलग रीजन में जो है स्प्रेड होता है। मतलब इसको वहाँ के लैंग्वेज में, वहाँ के लिटरेचर में, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स में इस्तेमाल करना शुरू किया जाता है और अल्टीमेटली इसको जो है जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें जगह मिलती है। तो आमतौर पे जो ये जो शब्द है ब्यूरोक्रेसी, इसमें जो ब्यूरो वर्ड है उसका मतलब डेस्क। और क्रेसी वैसे तो एक तो क्रेसी का मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। क्रेसी का मतलब क्या, क्रेसी का मतलब आमतौर पे वैसे तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो सरकार के प्रकार है। और यहाँ पे एक क्रेसी का मतलब ये भी होता है सशक्त, मतलब पावरफुल हम भी कह सकते हैं। इस तरह उस कुछ इस सेंस में भी इस्तेमाल होता है। तो आमतौर पे ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिनको नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल के जरिए से चलाया जाता है। तो ये ओवरऑल इस शब्द की कह सकते हैं उत्पत्ति, इसकी इटिमोलॉजी के बारे में बात हो गई कि इसका जो शाब्दिक मीनिंग, जो इसकी लिटरल मीनिंग है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहाँ से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि ये जो टर्म है ब्यूरोक्रेसी को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था। तो ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट विंसेंट डी गोर्नी उन्होंने इस्तेमाल किया था। और जब हम देखते हैं कि फ्रांस से फिर हम देखते हैं कि जर्मनी और अंततः जो है ब्रिटेन में जो है, अल्टीमेटली ब्रिटेन में जो है ये जो वर्ड है ब्यूरोक्रेसी काफ़ी पॉपुलर होता है। और चूंकि ये अलग अलग रीजन में जो है ये चीज़ें पॉपुलर हो रही हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो शब्द है ये स्प्रेड हो रहा है, इसका विस्तार हो रहा है। और इसीलिए जो है थॉमस कार्लाइल ने जो है इसको कॉन्टिनेंटल न्यूसेंस कहा है, मतलब महाद्वीपी कंटक। न्यूसेंस का मतलब ठीक है ना, महाद्वीपी जो है, महाद्वीपी कंटक, कॉन्टिनेंटल न्यूसेंस कहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि
इस शब्द का क्या मतलब है और कैसे कैसे जो है इस शब्द को पॉपुलैरिटी मिली, कैसे इस वर्ड को मोमेंटम मिला और अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग लिटरेचर में जो है इसको स्पेस मिला। और हम देखते हैं कि आमतौर पे जब भी नौकरशाही के बारे में हम बात करते हैं तो मैक्स वेबर के बारे में हम जरूर बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैक्स वेबर ने ही नौकरशाही के बारे में बात की है या नौकरशाही के ऊपर लिखा है। मैक्स वेबर से पहले भी बहुत से ऐसे थिंकर्स हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कार्ल मार्क्स में, ठीक है, रॉबर्ट मिशेल, गिटानो मोस्का, ये कैसे थिंकर हैं? ये गिटानो मोस्का हो गए और परेटो हो गए, ये इटालियन थिंकर हैं जो आमतौर पे इलिट थियोरी में हम इनको पढ़ते हैं। और आप देखें इनका जो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी हम चीज़ों को देखते हैं। तो इनिशियल लेवल पे हम देखते हैं कि ये थिंकर्स हैं, थोड़ा बहुत कुछ हद तक टू सम एक्सटेंट ये जो है ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के तौर पे जो है, जो सिस्टमैटिक स्टडी हुई है किसी भी थिंकर्स के जरिए से, वो कोई और नहीं है बल्कि ये जो फ्रेंच सोशियोलॉजी, सॉरी, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं। यहाँ पे आप ये देखें, एक यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में और पीजीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि मैक्स वेबर किस कंट्री के जो है सिटीजन हैं। देखिए, मैं आपको सब्जेक्ट मैटर की इन डेप्थ नॉलेज देता हूँ अपनी तरफ से, जहाँ तक मुझसे पॉसिबल हो सके। तो ये अपने आप में क्या है, ये जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं, मतलब जर्मन समाजशास्त्री हैं ये। और जब भी हम बात करते हैं इसके बारे में, जब भी हम बात करते हैं नौकरशाही के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, तो मैक्स वेबर का नाम जरूर आता है। जैसे कि हमने देखा कि पिछली क्लासेस में देखा कि हमने जब भी हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो एडवर्ड वीडनर और फ्रेडरिक्स का नाम पहले आता है। हालांकि यूएल गोस्वामी ने जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहले इस्तेमाल किया था, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के तौर पे जो सिस्टमैटिक स्टडी की गई थी वो फ्रेडरिक्स और जो है एडवर्ड वीडनर के जरिए से की थी। सेम उसी तरह जो है नौकरशाही पे बहुत से थिंकर्स बात करते हैं, कार्ल मार्क्स बात करते हैं, रॉबर्ट मिशेल बात करते हैं, मोस्का बात करते हैं, एफएम मार्क्स बात करते हैं, फ्रेडरिक्स बात करते हैं, लेकिन जो सिस्टमैटिक स्टडी अगर किसी थिंकर ने पहली बार की, वो कोई और नहीं बल्कि मैक्स वेबर ही हैं। और मैक्स वेबर कहते हैं कि ये जो ये जो नौकरशाही है ना, ये किसी भी संगठन के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको अचीव करने के लिए अपने आप में इनिविटेबल है, अपरिहार्य है, आवश्यक है, ज़रूरी है। मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है या एक ऐसा सोशल फॉर्मेशन है जिसके बगैर जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, खासतौर पे जो गवर्नमेंट है आज के देश, खासतौर पे आज के वक्त में, और आप देखें आज के डेट में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसकी एक्टिविटीज़ काफ़ी जो है कह सकते हैं हमारी ज़िंदगी के हर एक पहलू को, हर एक डायमेंशन को टच करती हैं। मतलब एक टर्म इस्तेमाल होता है, ठीक है, ओम्ब टू टॉम्ब, मतलब माँ की जो कोख है, जो उसका माँ की जो कोख है, जो उसका गर्भाशय है, वहाँ से लेकर के जो है, जो टॉम्ब है, जो इंसान का कह सकते हैं कि मकबरा है या फिर जो है उसकी कब्र है, वहाँ तक हर एक एक्टिविटीज़ को, इंसान की लाइफ की हर एक एक्टिविटीज़ को जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, उसको जो है कंट्रोल करता है। और अगर हम बात करें जो है, जैसे कि मैंने आपको रॉबर्ट मिशेल के बारे में बताया, तो रॉबर्ट मिशेल से अगर हम बात करें तो रॉबर्ट मिशेल की बुक है पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी इसको जो है ये 1911 में बुक पब्लिश हुई थी और इसमें इन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, तो रॉबर्ट मिशेल का नाम, उनका ये जो बुक है, इनको भी एग्जाम में पूछा गया। और आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का मतलब, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का मतलब ये है कि जो संगठन होते हैं, कोई भी बड़े जो संगठन होते हैं जहाँ पर जो है अधिक संख्या में जो लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब कोई भी बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन हो, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी इंडस्ट्री के फॉर्म में हो सकता है। तो वो कहते हैं कि जितने भी बड़े संगठन होते हैं उसमें जो पावर है कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में जो है कंसंट्रेटेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें
बीजेपी पार्टी की, तो उसमें अल्टीमेटली जो है मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, वो फैसले लेते हैं। हालांकि वो उनका जो स्ट्रक्चर है बीजेपी पार्टी का, वो अपने आप में इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी है। या फिर कांग्रेस की बात करें तो उसमें सोनिया गांधी हैं और राहुल गांधी हैं। तो ये सब जो लोग हैं, वैसे तो ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो संगठन है बहुत बड़ा, लेकिन इसमें फैसले गिने चुने लोग लेते हैं। तो अपने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के जरिए से जो है जो रॉबर्ट मिशेल हैं वो ये बताना चाहते हैं कि जितने भी बड़े संगठन होते हैं उसमें जो शक्ति है बस गिने चुने लोगों के हाथ में, जो ओलिगार्क हैं उनके हाथ में जो है सीमित होती है। वही उस संगठन में जो है बड़े फैसले लेते हैं। और कौन से वो लोग होते हैं? जो वो इलीट होते हैं। और रूलिंग क्लास जो है बुक है गिटानो मोस्का की। ये दोनों, रॉबर्ट मिशेल जो है और ये गिटानो मोस्का, ये इटालियन थिंकर हैं। कैसे थिंकर हैं? ये इटालियन थिंकर हैं, इटली के विचारक हैं ये। और ये शुरुआती दौर में जो है बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में। और अगर बात करें गिटानो मोस्का की, तो जो जितनी भी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उसको वो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक वो जो जो सामंतशाही है, फ्यूडल है। दूसरा जो ब्यूरोक्रेटिक है, जो कह सकते हैं कि नौकरशाही वाली व्यवस्थाएं हैं। और वो कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो जितने भी बड़े संगठन हैं, जितने भी बड़े इंटरप्राइज हैं, उनके मैनेजमेंट के लिए, उनके गवर्नेंस के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको जैसा कि भी बताया कि अल्टीमेटली जो है मैक्स वेबर हैं, जो एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं और बताते हैं कि नौकरशाही जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसके लक्ष्य हैं, उसको अचीव करने के लिए ज़रूरी हैं। मतलब वो अपने आप में इंडिस्पेंसिबल है, अपरिहार्य है, बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि ये जो मैक्स वेबर हैं और ये जो टर्म है ब्यूरोक्रेसी, ये दोनों एक दूसरे से के सिनोनिम्स के तौर पे काम करते हैं। जैसे कि जब भी हम बात करते हैं इकोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जब भी हम बात करते हैं, जो परिवेशी या पारिस्थितिकी लोक प्रशासन है, जब भी हम इकोलॉजिकल अप्रोच की बात करते हैं, किसके अप्रोच की बात करते हैं? इकोलॉजिकल, एक मिनट, जो इकोलॉजिकल अप्रोच है इसमें हम पर्यावरण के बारे में बात करते हैं कि पर्यावरण का प्रशासन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ही इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में बात करते हैं, फौरन जो है रिग्स का नाम आता है। किसका? फ्रेडरिक्स का नाम आता है। ठीक इसी तरह जब भी हम ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करते हैं तो किसका नाम आता है? ये अपने आप में सिनोनिम्स के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो आइडियाज़ हैं, इनके जो व्यूज़ हैं ब्यूरोक्रेसी को लेकर के, इतने रिलेवेंट हैं कि उनको बाहर, मतलब जब तक कि इनके विचारों को आप पढ़ेंगे नहीं तब तक जो है ये जो स्टडी है किसकी? ब्यूरोक्रेसी की, वो कंप्लीट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ थिंकर ऐसे हैं किसी भी कॉन्सेप्ट में, जब तक कि आप उसको पढ़े ना तब तक जो है वो कॉन्सेप्ट की जो है जो नॉलेज है स्टडी कंप्लीट नहीं। फॉर एग्जांपल आप जब भी जस्टिस के बारे में पढ़ते हैं तो जॉन रॉल्स को तो पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। जब तक कि आप जॉन रॉल्स के पर्सपेक्टिव को नहीं जानते हैं, उनके दृष्टिकोण को, उनके नज़रिए को नहीं जानते हैं, तो जो आपका जो नॉलेज है, जो थिंकिंग है या समझ है, जो नॉलेज सॉरी न्याय को लेकर के, वो लिमिटेड है। और हम देखते हैं कि जो है अपन जब ये मैक्स वेबर जो है अपने आइडियाज़ को प्रपोज करते हैं नौकरशाही के, तो वो एक आइडियल टाइप के बारे में बात करते हैं। वो एक आइडियल, मतलब आइडियल टाइप क्या होता है पहले आप समझें। आइडियल टाइप मतलब आदर्श, इसको कह सकते हैं। देखिए, आदर्श मॉडल हम कह सकते हैं। आइडियल टाइप मतलब आदर्श मॉडल। तो ये आदर्श मॉडल क्या है? जब मैक्स वेबर अपने नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, जब वो नौकरशाही के विषय में बात करते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो वो आइडियल टाइप एक टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो आइडियल जो टाइप है वो क्या चीज़ है, पहले ये समझें। देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन में जो आइडियल होता है वो अपने आप में एक पैरामीटर होता है किसी चीज़ों को चेक करने का, किसी भी चीज़ों को चेक करने का, उसको मेज़र करने का, कि उसमें जो है अच्छाइयाँ या बुराइयाँ, जो कमियाँ हैं वो कितनी हैं,
मतलब कितनी अधिक है या कितना कम है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ की शुद्धता को, जो प्योरिटी उसको जब मेज़र करते हैं तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ मानक होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं और उसी के लेवल, जैसे फॉर एग्जांपल आप पानी को टेस्ट करते हैं कि उसमें प्योरिटी कितनी है, तो अलग-अलग कैटेगरीज़ आप देखें, वाटर की अलग-अलग कैटेगरीज़ होती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको क्लासिफिकेशन किया जाता है कि ये किस-किस काम में आ सकता है। जैसे पानी है, इसको आप जो है धुलने और नहाने के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज़ है, अशुद्धताएँ हैं, तो उसको आप पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसी तरह जो है, जब वो आइडियल टाइप की बात करते हैं मैक्स वेबर, तो वो कहते हैं कि ये जो हमारा हमारा नौकरशाही का मॉडल है, ये अपने आप में तो पहली बात तो है कि ये मेंटल मैप है, एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है और सही मायने में आप इसको जो है रियल लाइफ में या रियल वर्ल्ड में आप कहीं पा नहीं सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, हाँ, उसमें चीज़ें मिक्स होती हैं, मिक्स इन द सेंस कि जो उसमें सत्ताएँ होती हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, उसमें एक साथ कई चीज़ें काम कर रही होती हैं उसमें। उसमें जो है नौकरशाही भी काम कर रही होती है, उसमें जो पारंपरिक सत्ताएँ होती हैं, वो भी जो जो ट्रेडिशनल अथॉरिटीज़ होती हैं, वो भी कहीं न कहीं काम कर रही होती हैं, कमोबेश। ऐसा नहीं, अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कि हम अमेरिका को एक मॉडल मानते हैं, तो क्या अमेरिका में जो है अ, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं किसी भी एक फील्ड के, जो साइंटिस्ट हैं या फिर स्पिरिचुअल लीडर हैं, क्या वो अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं करते हैं? वो भी तो अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं। आप देखें जो है गोपाल गुरु करके एक हैं, मतलब कह सकते हैं कि वो काफ़ी मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं। गोपाल गुरु हैं, सदगुरु सदगुरु करके थिंकर हैं, तो ये भी अलग-अलग कंट्रीज़ में जाते हैं, अपनी स्पीचेस देते हैं। तो कहीं न कहीं ये अपनी जो है ट्रेडिशनल अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, अपने नॉलेज के ज़रिए से, अपने इंटेलेक्ट के ज़रिए से। तो मैक्स वेबर यही कहना चाहते हैं कि ये जो हमारा मॉडल है आइडियल टाइप, जो नौकरशाही का जो आइडियल टाइप है, ये अपने आप में एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, एक कह सकते हैं कि एक मेंटल मैप है, एक ऐसा पैमाना है जिसके ज़रिए से आप इन चीज़ों को नाप सकते हैं कि एक स्टेट में जो है, जो वहाँ का प्रशासन है, जो प्रशासन को काम करने के लिए जो वहाँ का संगठन है, जो नौकरशाही है, वो किस तरीके से काम करती है और उसमें किस हद तक जो है सुधार करने की ज़रूरत है या किस हद तक उसका विकास हो चुका है, इन चीज़ों को हम मेज़र करते हैं। और अगर हम बात करें मैक्स वेबर के कॉन्सेप्ट की, अगर हम बात करें जो उनका कॉन्सेप्ट है ब्यूरोक्रेसी का, तो उसको समझने से पहले ये ज़रूरी है कि जो आप उनकी थियोरी ऑफ अथॉरिटी है, अथॉरिटी का मतलब होता है हिंदी में इसको प्राधिकार बोलते हैं, ठीक है ना, प्राधिकार। आप तीन चीज़ों को समझें सबसे पहले। अब आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं यहाँ आपको तीन बड़े बड़े वर्ड्स दिख रहे होंगे जिनको मैंने हाईलाइट भी किया है और जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है कुछ चीज़ें मैंने अंडरलाइन करके रखी हुई हैं और यहाँ पे देखिए मैंने क्लियरली मेंशन किया है। एक्चुअली ये जो पावर, अथॉरिटी और लेजिटमेसी, मतलब शक्ति, प्राधिकार या सत्ता और वैधता, ये जो तीन कॉन्सेप्ट हैं, ये पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट हैं। आप यूनिट 1 में जब आप पढ़ेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट को, तो आप देखेंगे कि ये जो तीनों शब्द हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं। और देखिए, आप पहले समझे कि पावर क्या चीज़ है, अथॉरिटी क्या चीज़ है और पावर और लेजिटिमेसी यानी वैधता। पावर का मतलब आप जानते हैं शक्ति। पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है शक्ति। और अथॉरिटी का मतलब होता है सत्ता या प्राधिकार और लेजिटिमेसी का मतलब है वैधता, ठीक है ना, मतलब कोई चीज़ लेजिटिमेट है या नहीं। तो पावर का मतलब क्या है? देखिए, जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे अंदर इस काम को, मतलब इतनी पोटेंशियल है, इतनी सामर्थ्य है कि अगर कोई इसका रेजिस्टेंस भी करे, कोई विरोध भी करे, तो हम इसको कर सकते हैं। तो आम तौर पे पावर का मतलब किसी इंसान की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी इंस्टीट्यूशन की एक ऐसी कैपेबिलिटी से, ऐसी क्षमता से है कि जो रेजिस्टेंस के बाद भी, मतलब जैसे कि उसका हो सकता हो कि जब भी कोई व्यक्ति पावर का इस्तेमाल कर रहा हो किसी के ऊपर, तो हो सकता हो कि उसका जो है विरोध हो। लेकिन जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें, हमारे देश में जो है ब्रिटिशर्स, अंग्रेज थे, जो है वो, उनका जो
शासन था वो कोई लेजिटिमेट थोड़ी ना था, उन्होंने जो है पावर को कैप्चर किया था और ब्रूटली जो है वो इंडियंस को ट्रीट कर रहे थे। तो वो अथॉरिटी को नहीं एक्सरसाइज कर रहे थे, उनके जो आदेश थे, जो कमांड थे, उनको जो है जो भारतीय लोग थे, जो इंडियंस थे, वो आम सहमति से जो है या स्वेच्छा से विलफुल्ली या ओबीडियंटली इसको नहीं मान रहे थे, बल्कि क्या कि अंग्रेज जो है पावर के जरिए से जो है अपने कमांड्स को जो है चीज़ों को उनके ऊपर थोप रहे थे। तो पावर का मतलब एक ऐसा आदेश जिसको एक ऐसा आदेश या एक किसी व्यक्ति की एक ऐसी क्षमता जो रेजिस्टेंस के बाद भी, विरोध के बाद भी जो है अपने आदेश को जो है लागू कर सके। और अथॉरिटी में क्या होता है कि अथॉरिटी में क्या है कि ऐसा नहीं कि वहाँ कमांड नहीं होते, वहाँ भी आदेश होते हैं। जो सबॉर्डिनेट है, जो जनता है, जो आवाम है, जो अधीनस्थ लोग हैं, उनको भी आदेश दिए जाते हैं। लेकिन क्या है कि वो स्वेच्छा से विलफुल्ली जो है वो अपने रूलर के, अपने शासक के या अपने सीनियर्स के जो कमांड है, जो उनके आदेश हैं, उनको फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पावर और अथॉरिटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लेजिटिमेसी का है। लेजिटिमेसी में क्या होता है कि लेजिटिमेसी एक ऐसा पैरामीटर है जो ये बताता है कि ये जो आदेश दिया गया है ये वैधानिक रूप से लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली या मॉरली करेक्ट है या नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें, कुछ चीज़ें जो है लीगली करेक्ट होती हैं लेकिन वो मॉरली इनकरेक्ट होती हैं। जैसे कि आप देखें, गांधी ने जो है साल्ट सत्याग्रह का आप देखिए गांधी ने लॉन्च किया था। तो वो अपने आप में क्या था कि आप देखें कि गांधी ने कहा कि चीज़ें नैतिक रूप से भी जो गलत है कि लोगों को जो है अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज करने का मौका ना दिया जाए और लोगों के ऊपर मनमाने ढंग से जो है कर लगा दिया जाए। और आप देखें काफ़ी एक जो है एक कोट फेमस हुआ था, नो टैक्सेशन अमेरिकन। आप देखें जब अमेरिकन की जो हिस्ट्री है उसका कैसे कैसे उसको इंडिपेंडेंस मिली, कैसे उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो वहाँ पे आप देखेंगे एक काफ़ी पॉपुलर जो है कोट है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो हालांकि वो एक अलग चीज़ है। तो ये जो वैधता है जो ये बताती है कि कोई जो एक्शन है या कोई जो कमांड है या कोई जो आदेश है वो मतलब वो लेजिटमेट है कि नहीं, वो वैध है कि नहीं, वो हर एक पर्सपेक्टिव से, हर एक तरीके से वो सही है या गलत है। तो अल्टीमेटली क्या है कि अल्टीमेटली अथॉरिटी में क्या होता है, अथॉरिटी में लोग जो है लोग स्वेच्छा से किसी के आदेश को मानते हैं, इस विश्वास के साथ कि ये जो आदेश दिया जा रहा है वो सही है। और पावर में क्या है कि कोई व्यक्ति जो है विरोध के बावजूद मनमाने ढंग से ब्रूटली जो है पावर का इस्तेमाल करके अपने आदेश को, कमांड को जो है इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है। तो अल्टीमेटली जो वैधता है, ये जो लेजिटमेसी है, ये किसी भी पावर को जो है, किसी भी डोमिनेंस को जो है क्या करती है, वो अथॉरिटी में कन्वर्ट करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पावर, यहाँ पे आप देखिए जब पावर में जो है पावर प्लस लेजिटिमेसी, जब पावर और लेजिटिमेसी दोनों एक साथ आ जाती हैं तो इसी को हम अथॉरिटी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए बांग्लादेश में आप देखें, पाकिस्तान में देखें, म्यांमार में देखें, तो वहाँ पे देखिए कि वहाँ की जो मिलिट्री है वो वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार से जो है सत्ता छीन लेती है। तो जो वहाँ के लोकतांत्रिक जो कह सकते हैं नेता हैं या जो रूलर हैं उनको जो है उनके पद से हटा देती है, तख्ता पलट वाली घटनाएं वहाँ पे होती हैं। तो वो जो पावर को कैप्चर करने का तरीका है वो सही मायने में इलीजिटिमेट है, अवैध है। लेकिन जब वही चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से, फेयर इलेक्शन के जरिए से जब कोई व्यक्ति या कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर को कैप्चर करती है तो वो लेजिटिमेट मानी जाती है और वो इस बात का आदेश दे सकती, मतलब इस बात की अपेक्षा कर सकती है, उम्मीद कर सकती है, ये मान के चल सकती है कि ये जो डेमोक्रेटिक तरीके से लॉफुल्ली जो ये जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है, जब ये कोई कमांड देगी या कोई कानून या रूल रेगुलेशन या पॉलिसीज को बनाएगी तो लोग उसको मानेंगे। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये जो लेजिटिमेसी है वो अपने आप में क्या है कि इसमें दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, इसमें पावर भी है, इंक्लूड है, और प्लस वैधता भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सरकार कोई कानून बनाती है तो चूंकि सरकार के जो एक्शन है आमतौर पे उसको हम वैध मानते हैं। हालांकि कभी कभी सरकार भी ऐसा कुछ काम कर जाती है जो नैतिक रूप से या लीगली जो है इनकरेक्ट होता है।
तो उस केस में फिर क्या होता है कि देखिए सरकार ये उम्मीद करती है कि लोग उस आदेश को मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी का आप देख लें, उसके सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि जो है जो फूड प्रोडक्ट हैं, दूध हैं, दही है, इन पे भी जो टैक्स लगाए जाएंगे, जीएसटी इम्पोज लगाई जाएगी। तो आमतौर पर लोगों ने उसको माना, कोई उसको बहुत ज़्यादा विरोध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो एक प्रक्रिया के ज़रिए से एक लीगल मतलब कह सकते हैं कि एक लेजिटिमेट प्रोसेस के ज़रिए से चीज़ों को उसके ऊपर जो है लागू किया गया। और मैक्स वेबर जब अपने कह सकते हैं कि जब ब्यूरोक्रेसी के आइडिया को प्रपोज करते हैं, उसके विषय में बात करते हैं, तो 3 तरह की सत्ताओं के बारे में बात करते हैं। हमने इनिशियल क्लास जो शुरुआती हमारी क्लास थी, उसमें भी हमने डिस्कस किया था चीज़ों को। मैं इस लेक्चर को इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि 1 घंटे इसे आमतौर पे क्या होता है कि जो हमारी क्लासेस होती हैं उसमें लोग बीच-बीच में ज्वाइन करते हैं, उससे इंटरप्शन होता है और एक ही कॉन्सेप्ट को कवर करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, मतलब 2 से 3 क्लासेस कभी-कभी हमारी निकल जाती हैं। तो इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वो 3 तरह की सत्ताओं के बारे में बात करते हैं, अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं। पहली ट्रेडिशनल, मतलब पारंपरिक, जिसको हम कह सकते हैं पारंपरिक सत्ता। दूसरा करिश्मेटिक सत्ता, अथॉरिटी, मतलब जो करिश्माई लोग होते हैं, जिसके करिश्माई सत्ता, जिसके अंदर कह सकते हैं डिवाइन पावर होता है या फिर दिव्य शक्तियां होती हैं। और तीसरा यहाँ पे जो है विधिक। लीगल का मतलब होता है विधिक और रैशनल का मतलब होता है तार्किक। तो यहाँ पे क्या है आप देखें, अभी हम एक-एक चीज़ों को, इन तीनों कॉन्सेप्ट को, ये 3 तरह की सत्ता है, चाहे करिश्मेटिक अथॉरिटी हो या लीगल अथॉरिटी हो, ट्रेडिशनल अथॉरिटी हो, इसको हम समझेंगे। आप देखें जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ रही हैं, जो प्राचीन समाज रहे हैं, जो प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, तो उसमें जो अथॉरिटी रही है वो उसका नेचर कैसा रहा है कि पारंपरिक रहा है। पारंपरिक इन द सेंस कि आम तौर पे जो है उस समाज में, किस समाज में, जो पारंपरिक समाज हैं, जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, उसमें क्या है कि जो अथॉरिटी का एक्सरसाइज कौन करता है। जैसे कि वो ट्राइबल सोसाइटी है, तो उसमें जो उस ट्राइब का, उस कबीले का जो हेड है, वो अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है, उसको लागू करता है, लोगों को आदेश देता है। और यदि मतलब थोड़ा सा और विकसित है, मतलब हो सकता हो कि किसी शासक का कोई शासक हो, रूलर हो, किंग हो, तो आमतौर पे पारंपरिक जो समाज रहे हैं, हाँ, तो उन समाजों में जो है सत्ता का जो जो अथॉरिटी है, जो सत्ता है, उसका जो इस्तेमाल कबीले का प्रमुख या फिर कोई शासक राजा करता था। मतलब ये जो समाज थे अपने आप में कैसे समाज थे, ये पैट्रियार्किक सोसाइटीज थी, जो मतलब पितृ सत्तात्मक समाज थे, ये पैट्रिमोनियल सोसाइटीज थी यहाँ पे। और ये जो सोसाइटी थी, इसमें क्या था, इसमें लोग अपने कह सकते हैं जो उनकी परंपराएं थी, जो उनके ट्रेडिशन थे, उनके ज़रिए से जो है क्या होता था कि जो पूरी सोसाइटी को जो गवर्न करने का, उसको जो चलाने का, उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस पे होता था, जो वहाँ की जो मान्यताएं हैं, जो वहाँ की परंपराएं हैं, उसके अनुसार। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रेडिशन के ज़रिए से ही जो है जो शासक होता था, जो रूलर होता था उस सोसाइटी का, उस परंपरा के ज़रिए से ही अपनी पोस्ट को जो है, अपने पद को अचीव करता था। और परंपरा के ज़रिए से ही जो वहाँ की मान्यताएं हैं, जो वहाँ के कन्वेंशन हैं, उसके ज़रिए से जो है वो रूल करता था। ऐसे कि आमतौर पे देखें जो पितृ प्रधान समाज रहे हैं या जो मोनार्कियल सोसाइटीज़ रही हैं, उसमें जो राजा का जो बड़ा बेटा है या फिर जो है जो कबीले के सरदार का बड़ा बेटा है, वो आमतौर पे अपने पिता के बाद जो है उस पोस्ट को जो है वो एक्वायर करता है, उसको अचीव करता है। तो उस पोस्ट को अचीव करने का जो ये तरीका है, वो भी एक तरह से क्या है कि ट्रेडिशनल है, मतलब एक परंपराओं पे, जो ट्रेडिशन पे बेस्ड है कि जो पहला बेटा होगा, जो सबसे बड़ा बेटा होगा, वही उस पोस्ट को जो है एक्वायर करेगा। तो आमतौर पे इन सोसाइटीज़ में क्या है कि ट्रेडिशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और लोग जो है उस ट्राइब के जो हेड होते हैं, उसके आदेश को वो पवित्र मानते हैं, मतलब सैंक्टिटी ऑफ ऑर्डर होती है वहाँ पे। और चूंकि ये
ट्रेडिशन ही पूरी सोसाइटी को जो है गवर्न कर रही हैं, ट्रेडिशन के माध्यम से ही जो है उस समाज का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। तो कहीं न कहीं जो है ये जो परंपराएँ हैं, जो ट्रेडिशन हैं, उस समाज में जो है लोगों की एक्टिविटीज़ को और इवन जो जो रूलर हैं उस समाज के, उनकी जो क्या लिमिटेशन है, क्या उनकी सीमाएँ हैं, उसको डिमार्केट करता है, उसको चिन्हित करता है कि राजा को इस तरह के काम करने चाहिए, राजा को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। और आम तौर पे इस तरह के समाज में, पारंपरिक समाज में, जो कर्मचारी होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, आम तौर पे जो है राजा के जो सगे-संबंधी होते हैं, जो उनके ब्लड रिलेशन में होते हैं, वो होते हैं, या फिर ऐसे लोग होते हैं जो उस राजा के जो है वफ़ादार हों, मतलब उसको लेकर के वो बहुत लॉयल हों। तो ऐसे लोगों को जो है हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में जो है उनको ऑफ़िशियल के तौर पे अपॉइंट किया जाता था, जो वहाँ के रूलर थे, जो शासक थे। और दूसरी तरीके की अथॉरिटी जो है, आप देखें, जो करिज़्मेटिक अथॉरिटी की अगर हम बात करें, तो जो करिज़्मेटिक अथॉरिटी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो सत्ता है, जो अथॉरिटी है, उसका आधार जो है कोई परंपरा नहीं है। हमने ट्रेडिशनल सोसाइटी में देखा कि जो परंपराएँ हैं, वो एक पैरामीटर के तौर पे काम कर रही हैं कि राजा को कौन-सी एक्टिविटी को करना है, कौन-सी एक्टिविटी को नहीं करना है। और राजा के कमांड भी जो है, वो एक तरह से ओवरऑल जो लोग उसको मान रहे हैं, वो भी ट्रेडिशन पे बेस्ड है। लेकिन जो करिज़्मेटिक अथॉरिटी है, उसमें कानून या फिर परंपरा या जो ट्रेडिशन है, उनका कोई रोल नहीं होता है, बल्कि एक व्यक्ति के अंदर जो है, जो चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, जो करिज़्मेटिक एट्रिब्यूट्स होते हैं, जो वर्च्यूज़ होती हैं, उसके ग्राउंड पे, उसके आधार पे कोई व्यक्ति जो है अथॉरिटी को एक्सरसाइज़ करता है। आपने जो है, अगर हम बात करें, आपने अभी हाल-फिलहाल में जो है धीरेन्द्र शास्त्री जो है बागेश्वर धाम वाले जो हैं, उनके बारे में आपने सुना होगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो इस बात का दावा करते हैं, उनके पास में चमत्कारिक शक्तियाँ हैं या नहीं है, वो अलग विषय है, एक अलग बात है। लेकिन जो है, लोग इसलिए उनकी बातों को या उनके आदेश को या उनकी सलाह को इसलिए मानते हैं कि लोगों का ये मानना है कि ये जो शख्स है धीरेन्द्र शास्त्री, ये सुपर क्या है, ये सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, इसके अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं, इसके अंदर चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। इस वजह से लोग उसके आदेशों को पालन कर रहे हैं, उसकी बातों को मान रहे हैं। और आप देखें या फिर आप देखें, बाबा रामदेव का एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं। तो उन्होंने, बाबा रामदेव ने भी जो है अपने आप को एस्टैब्लिश किया है कि वो जो है अपने आप में जो है योग के एक बहुत बड़े गुरु हैं, एक बहुत बड़े शख्स हैं इस फील्ड में, मतलब आज के टाइम में। और आपने देखा होगा कि ये जो चमत्कारिक सत्ताएँ होती हैं, करिज़्मेटिक अथॉरिटी होती हैं, जैसे जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लोग धीरेन्द्र शास्त्री को मान रहे हैं या आसाराम को मान रहे हैं या और किसी भी, आपने जो है सत्यसाई का नाम सुना होगा। अगर आप, अभी तो वो नहीं रहे, अगर आप बात करें रामदेव के बारे में, जैसे कि इन्होंने अपने आप को जो है, इन्होंने एक इस्टैब्लिश किया है एक ऐसी अथॉरिटी के रूप में जो करिज़्मेटिक है। करिज़्मेटिक इन द सेंस कि उन्हें उन्हें योग का बहुत ज्ञान है, जो ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज मेडिकल साइंस के पास में नहीं है, उनको जो है वो अपने योग शास्त्र के माध्यम से जो है सॉल्व करने का वो दावा करते हैं। तो आमतौर पे इस तरह की जो अथॉरिटी होती है, लोग इस उनके उनको क्या मानते हैं कि वो सुपर नेचुरल, मतलब सुपर ह्यूमन है, उनके अंदर कोई दिव्य शक्ति है, और इसीलिए जो है लोग उनकी बातों को मानते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही इस व्यक्ति का निधन होता है, अंत होता है, डेथ होती है, वैसे ये अथॉरिटी जो है समाप्त हो जाती है। लेकिन हमने एक चीज़ ये भी देखा है कि एक नया ट्रेंड देखा है, जो है करिज़्मेटिक अथॉरिटी है, वो क्या करती है, करिज़्मेटिक अथॉरिटी अपने डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए वो एक ऐसे शख्स की खोज करती है कि जो या तो उसको लेकर के बहुत लॉयल हो, वो उसी के बताए हुए, बनाए हुए तरीकों पे चल रही हो, या फिर जो है उसके अंदर भी कुछ दिव्य शक्तियाँ हों, कुछ सुपर नेचुरल जो है कह सकते हैं पावर हो उसके अंदर में। और आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे बाबा रामदेव को आप देख रहे हैं, और साथ ही में जो है जिन
यहाँ पे आप देख रहे हैं आचार्य बालकृष्ण को देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं ना आचार्य बालकृष्ण को। तो आचार्य बालकृष्ण को जो है आमतौर पे जो है बाबा रामदेव जो हैं उनके उत्तराधिकारी के तौर पे, मतलब जब ये बाबा रामदेव हटेंगे तो उनको ये रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो आमतौर पे हमने एक नया ट्रेंड देखा है कि जो चमत्कारिक सत्ताएं हैं, जो करिज्मेटिक अथॉरिटीज़ हैं, वो भी कहीं ना कहीं अस्थायित्व बनाने के लिए, अपना डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए सोसाइटी में जो है इस तरह की टैक्टिक्स को इस्तेमाल करती हैं। आप देखें बहुत से धार्मिक जो गुरु होते हैं वो आमतौर पे वो भी कहीं ना कहीं जो है बायस करते हैं, बायस इन द सेंस कि अपने बेटे को ही उस पोस्ट पे जो है फिर वो अपॉइंट करते हैं। तो ऐसे भी जो लोग हैं जो समाज में जो है अथॉरिटी को जो है सत्ता को जो है एक्सरसाइज करते हैं और लोग इनकी बातों को मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और तीसरी जो अथॉरिटी है, ऑलमोस्ट जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने यहाँ पे पेज में भी अपने सम अप कर रखी थी, तो वो मैंने यहाँ पे कह दी। और तीसरी जो अथॉरिटी है उसकी अगर हम बात करें जो है लीगल और रैशनल अथॉरिटी। तो हमने ट्रेडिशनल अथॉरिटी में देखा कि जो बिलीफ हैं, जो ट्रेडिशन हैं, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और जो करिज्मेटिक अथॉरिटी है उसमें जो किसी व्यक्ति की जो दिव्य शक्तियाँ हैं, किसी व्यक्ति की जो दिव्य शक्तियाँ हैं या जो सुपर ह्यूमन या सुपर नेचुरल जो क्वालिटीज़ है उसके अंदर की, उसको आधार मानकर जो है लोग उसके आदेश मान रहे हैं और उन्हीं शक्तियों के आधार पर, उन्हीं सुपर नेचुरल क्वालिटीज़ के ग्राउंड पे जो है वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है। और तीसरी जो अथॉरिटी है जो आमतौर पे लोकतांत्रिक समाजों में पाई जाती है वो लीगल और रैशनल अथॉरिटी होती है। लीगल का मतलब विधिक और रैशनल का मतलब तार्किक। तो लीगल और रैशनल अथॉरिटी जो है इसमें जो सत्ता है, जो अथॉरिटी है, उसका ग्राउंड जो है वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ठीक है ना, जो ऑब्जेक्टिव लॉज हैं, जो निरपेक्ष कानून है वो हैं, रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो अथॉरिटी का इस्तेमाल जो है, अथॉरिटी जो है किसी एक व्यक्ति में नहीं है, किसी, जैसे कि आपने करिज्मेटिक उसमें देखा, करिज्मेटिक अथॉरिटी में आपने देखा कि कोई धर्म गुरु है या कोई योग गुरु है या फिर और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, सुपर नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, वो अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहा है। और पारंपरिक समाज में आपने देखा जो कबीले का जो सरदार है या कोई राजा है तो वो सत्ता अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जो आधुनिक समाज है, जो लोकतांत्रिक समाज है, उसमें जो अथॉरिटी है किसी व्यक्ति में नहीं होती है, या जो अथॉरिटी का जो ग्राउंड है, जो आधार है, वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉज हैं, रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो सत्ता का, वो अथॉरिटी का ग्राउंड है, उसी का बेस है। और इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि जो निष्पक्ष, जो इम्पार्शियल जो लॉज हैं, जो कानून हैं, प्रक्रिया हैं, उसमें सत्ता होती है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष में। मतलब कहने का ये है कि जो भी व्यक्ति जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो, मतलब सबॉर्डिनेट का मतलब क्या, यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसमें सबॉर्डिनेट कौन है, एक तरफ राजा है, एक तरफ प्रजा है। जो करिज्मेटिक सोसाइटीज़ हैं, मतलब जहाँ पे, या फिर एक ऐसा ग्रुप या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे करिज्मेटिक अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया जा रहा हो, तो उस समाज में या उस सोसाइटी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि एक तरफ जो है दैवी शक्तियों वाला, डिवाइन वर्च्यूज वाला जो है कोई एक रूलर है या कोई एक लीडर है, और दूसरी तरफ जो भक्तगण हैं, जो उसके बिलीवर्स हैं, वो हैं। और आज के दौर में जो लोकतांत्रिक समाज है, यहाँ पे जो जो सबॉर्डिनेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ की जो आवाम है, जो पब्लिक है, उनसे है, जनता से है। तो जनता यहाँ पे जो है इसमें लीगली वह किसी एक व्यक्ति के अधीन नहीं है, बल्कि जो उस देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वहाँ के लॉज हैं, जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उसके अधीन हैं। और आम तौर पे जो है यहाँ पे जो देखते हैं कि जो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो इन्हीं लॉज को, इन्हीं कानून को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है वो अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है, लेकिन हाँ, जो उसकी अथॉरिटी है वो लिमिटेड है, और उसकी एक और उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कानून के जरिए से जो
प्रक्रियाएं, जो प्रोसीजर बनाए गए हैं, उसी को फॉलो करके वो जो है वो अथॉरिटी का एक्सरसाइज करे। वो मनमाने तरीके से, मनमाने ढंग से जो है अपनी सत्ता का, अपनी अथॉरिटी का प्रयोग या उसका एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, बल्कि संविधान के जरिए से, कानून के जरिए से जो सीमाएं तय की गई हैं, जो बाउंड्रीज बनाई की गई है, जो पावर को एक्सरसाइज करने के लिए जो बाउंड्रीज डिमार्केट की गई हैं, उन्हीं के अंदर रह करके जो है वो अपने पावर का जो है इस्तेमाल करता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो जो है पावर जो इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो पावर को जो है उसका मिसयूज नहीं कर सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या कि वो पावर को जो है अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जो है यूज नहीं कर सकता है। तो एक आमतौर पे हम कह सकते हैं कि ये जो लीगल एंड रेशनल अथॉरिटी है, यहाँ पे जो सभी लोग हैं, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, राइट टू इक्वलिटी, ये सभी लोग जो है लीगली अगर देखें, लीगल टर्म में अगर हम देखें तो एक समान है, एक जैसे हैं। ठीक है ना। और कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के आदेश का पालन नहीं कर रहा है, मतलब सपोज कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उसके उसकी उसको उस मतलब उसकी बातों को नहीं फॉलो कर रहा है, बल्कि जो रूल्स बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, जो प्रक्रियाएं बनाई गई हैं, उसको वो फॉलो कर रहा है। तो इस तरह ये 3 तरीके के अथॉरिटीज़ हैं। और मैक्स वेबर का कहना है कि आधुनिक समाजों के लिए जो है, जो मॉडर्न सोसाइटीज़ है, उनके लिए जो बेस्ट फॉर्म ऑफ अथॉरिटी है वो लीगल रेशनल अथॉरिटी है। जहाँ पे जो कमांड है, जो आदेश है, जो सत्ता का जो इस्तेमाल है, प्राधिकार का इस्तेमाल है, वो किस बात पे आधारित है? रूल्स पे, रेगुलेशन पे, प्रोसीजर्स पे, लॉज पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इसमें से जो रैशनल अथॉरिटी है, इसको जो है मैक्स वेबर सबसे बेहतर और बेहतरीन, मतलब बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, मतलब कह सकते हैं बेस्ट फॉर्म ऑफ अथॉरिटी, जो सत्ता का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है, उसको मानते हैं। और यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि नौकरशाही की विशेषताएं क्या हैं। ये जो 1 घंटे की क्लास में हम सारी चीज़ों को सम अप कर देंगे। और यहाँ पे आप देखें नौकरशाही के की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। खास खास तौर पे जो बुक्स लिखी हैं, ये तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषताएं बताई हैं नौकरशाही की, उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो नौकरशाही की विशेषताएं हैं उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे आप देखें, मैं ये चीज़ें यहाँ पे क्यों इम्फेसाइज कर रहा हूँ। आमतौर पे जो किताबें हैं जो आपको पढ़ाई जाती हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, उन किताबों में ये चीज़ें आपको एक साथ और एक जगह नहीं मिलेगी। मिल भी सकती है, लेकिन एक साथ एक जगह नहीं मिलेंगी। जैसे कि आप देखें यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन था कि ये जो बुक है, और ये जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी था, सीपीएस के, जो सीपीएस है सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज जेएनयू, उसके भी एंट्रेंस में ये क्वेश्चन था कि ये जो बुक है द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसको किसने लिखा है? तो इसको मैक्स वेबर ने लिखा है। ये 1904 में जो है पब्लिश हुई थी। और ये जो नौकरशाही का जो आइडिया है, जो विचार है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको मैक्स वेबर ने अपनी इस बुक में थियोरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इस बुक में उन्होंने दिया है। और उनकी ये जो बुक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, एन आउटलाइन ऑफ इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी, इसको भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और ये जो बुक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये कह सकते हैं कि एक ऐसी बुक है जिसको मैक्स वेबर ने लिखा था। और मैक्स वेबर कौन है? यहाँ पे वो एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट। मैंने आपको शुरू में बताया कि एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है, लेकिन इन्होंने इकोनॉमी पे, पॉलिटिकल इकोनॉमी पे भी काम किया है। और ये जो बुक है उनकी मृत्यु के बाद में, ठीक है ना, उनकी जो वाइफ हैं मैरियान, उन्होंने जो है पब्लिश की थी। ठीक है। और मूल रूप से ओरिजिनली ये जो बुक है 1922 में पब्लिश हुई थी। तो ये 2 किताबें जो हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रोटेस्टेंट इथिक और थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है। इवन जो है कई बार मैंने इवन टीजीटी के यूपी पीजीटी के एग्जामिनेशन में जो जो 2022 में एग्जाम हुआ था, उसमें भी इस बुक के बारे में पूछा गया था। तो टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है, और नेट का एग्ज़ाम, पीएचडी एंट्रेंस, से सारे एग्ज़ाम में बुक्स को पूछा गया है इस बुक के बारे में। और अगर हम बात करें
मैक्स वेबर ने जो विशेषताएं बताई हैं उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसी बुक में उन्होंने जो है बताई हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ, और इस बुक को जो है टालकट पार्सन ने जो है और हेंडरसन ने जो है एम हेंडरसन ने जो है ट्रांसलेट किया था 1947 में। वो बताते हैं कि उनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें, जो विशेषताएं हैं नौकरशाही की, उसकी बात करें तो कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो नौकरशाह हैं, वो उन्होंने जो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो काम किए हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो व्यक्तिगत रूप से जो है फ्री होते हैं, अपने कार्यभार के दौरान, अपने पद ग्रहण के दौरान जो उन्होंने जो काम किए हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सपोज कि उनको किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम दिया गया, तो उसको उन्होंने ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया, या उसमें जो है कुछ कह सकते हैं एनॉमलीज थी, इकोनॉमिक एनॉमलीज थी, या कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ गलत तरीके से जो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, या वहाँ पे जो है उन्होंने करप्शन किया, तो उसके लिए जो है उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से वो फ्री होते हैं, लेकिन ऑफिशियल कैपेसिटीज में जो उन्होंने जो काम किए हैं उसके लेकर के उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको ठीक तरीके से परफॉर्म करें। और यहाँ पे क्या है कि हायरार्की होती है। हायरार्की इन द सेंस कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पद सोपान होता है। पद सोपान मतलब ये जितनी भी पोस्ट हैं यहाँ पे अगर हम बात करें, तो ये आपस में क्या है कि यहाँ पे जितने भी पोस्ट होंगी उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी डिपार्टमेंट में, सपोज कि ये सारी पोस्ट है, यहाँ पे सीनियर है और यहाँ पे जो सबसे जूनियर है, तो यहाँ पे भी अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पोस्ट हैं। तो हर ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है चेन ऑफ कमांड से बना हुआ है, जिसमें जिसमें जो है जो जो सीनियर है उस डिपार्टमेंट का या उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपने जूनियर के जो वर्क्स हैं, जो सबऑर्डिनेट हैं, उनके जो अधीनस्थ लोग हैं, उनके काम को, उनकी एक्टिविटीज़ को जो है वो मॉनिटर करते हैं, उस पर जो उसको सुपरवाइज करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। और साथ साथ में क्या है कि जो है जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके जो काम करने का जो स्फीयर है, जो दायरा है, वो पहले से निश्चित किया जा सकता है। मतलब वो ठीक है, जो काम उनको असाइन किए गए हैं, दिए गए हैं, उसी के अंदर वो काम कर सकते हैं, और उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उस काम को वो परफॉर्म करे ठीक तरीके से, जो उनको जो है असाइन किया गया है। और जाहिर सी बात है, जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी किसी भी पोस्ट पे बैठने वाला इंसान किसी जो है काम को करेगा, किसी भी प्रोजेक्ट को जो है इम्प्लीमेंट करेगा, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ ना कुछ अथॉरिटी को जो है एक्सरसाइज करेगा। तो उस पोस्ट के साथ कुछ अथॉरिटीज़ भी जो है शामिल होती हैं, जिसका इस्तेमाल करके जो है वो उस प्रोजेक्ट को, उस कमांड को जो है, उस आदेश को पूरा करता है। और साथ ही साथ में क्या है कि कंपल्सन, इसकी आप देखें कि यहाँ पे क्या है कि जैसे कि जब भी किसी भी सबऑर्डिनेट को कुछ कमांड दिए गए, कुछ आदेश दिए गए, तो उसके ऊपर ये बाध्यकारी है। अगर वो उन चीज़ों को नहीं करता है, या फिर जिस तरह के एक्शन उसको लेने के लिए आदेश दिए गए हैं उस तरह के एक्शन वो नहीं लेता है, तो उसके अगेंस्ट भी जो है कार्रवाई की जा सकती है। और यहाँ पे फिर देखें कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। आमतौर पे देखते हैं कि जो रिलेशनशिप होता है, आमतौर पे देखिए जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं वो उस पोस्ट पे बने, उस पोस्ट को छोड़ने के लिए हमेशा फ्री होते हैं। और यहाँ जो सिलेक्शन होता है किसी भी पोस्ट पे, वो कैसा होता है, फ्री होता है, मतलब स्वतंत्र रूप से होता है, मेरिट के ग्राउंड पे होता है। तो ये जो मैक्स वेबर बात कर रहे हैं, अपने आप एक आइडियल टाइप की ही बात कर रहे हैं। रियल लाइफ में अगर आप देखें, किसी भी कंट्री में आप देखें, तो क्या जो ये सारी विशेषताएं बता रहे हैं वो क्या ये सच में पूरी पाई जाती हैं? क्या सारी कंट्रीज़ में या इवन अमेरिका में ही ये जो है जो सिलेक्शन होता है वो क्या फेयर होता है पूरी तरीके से? आप देखें अमेरिका में, देखें आपने सुना होगा स्पॉइल सिस्टम था। स्पॉइल सिस्टम, जहाँ पे जो है जो पार्टी के जो वफादार लोग होते थे उनको जो है पोस्ट दी जाती थी, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के लिए उनको जॉब ऑफर की जाती थी, और जो अपोजिट पार्टी के जो लोग होते थे उनको जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाता था। तो ये सारी विशेषताएं जो है मैक्स वेबर ने बताई हैं। और जैसे कि कुछ और भी मतलब विशेषताएं तो उन्होंने और बहुत सारी बता रखी हैं,
लेकिन यहाँ पे जो कुछ खास जो चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी। और यहाँ पे देखें कि जो कोई भी ऑफिशियल होता है, कोई भी, ठीक है ना, तो वो अपने जो उसकी ऑफिस है, जो उसका पद है, उसको ऑक्यूपेशन के अपने व्यवसाय के तौर पे जो है इस्तेमाल मतलब लेकर के चलता है। और उसमें क्या है कि उसमें जो उसका कैरियर, मतलब उसमें आप देखते हैं कि प्रमोशन का सिस्टम होता है, उसका कैरियर उसी के ज़रिए से ग्रो करता है। और ये जो प्रमोशन है वो सीनियरिटी के बेस पे या अचीवमेंट के बेस पे होता है। और अल्टीमेटली ये जो प्रमोशन होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो सुपीरियर्स हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ठीक है ना, जो उसके बॉस हैं, मतलब कह सकते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो उसके ऊपर के जो लोग हैं, उनका परसेप्शन कैसा है उसकी एक्टिविटीज़ को लेकर के, उसके काम को लेकर के, वो टोटली इस बात पे डिपेंड करता है कि उनका जजमेंट कैसा है उसकी एक्टिविटीज़ को लेकर के, उसकी सीनियरिटी को लेकर के, उसके काम को लेकर के। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भी वो जितने भी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं, उन पे उनका पर्सनल ओनरशिप नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें, अपनी ड्यूटी के दौरान एक एसपी बहुत सी गाड़ियां इस्तेमाल करता है, लेकिन ये वो उसकी पर्सनल गाड़ियां थोड़ी ना होती हैं, वो तो गवर्नमेंट ने उनको उनको प्रोवाइड कर रखी है ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को ठीक तरीके से परफॉर्म कर सकें। और लास्ट में क्या है कि आप देखते हैं कि जितने भी ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि जितने भी वहाँ पे कर्मचारी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट और सिस्टमैटिक जो है डिसिप्लिन की उम्मीद की जाती है। और साथ ही साथ में क्या कि उनके ऊपर कंट्रोल होता है, उनको एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है कि उनका जो है इस सर्कमस्टेंसेस में, इस परिस्थिति में उनका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। जब भी वो पब्लिक से डील करें या किसी भी क्रिमिनल, मतलब उनको एक टोटल कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है कि जब वो एक क्रिमिनल से डील करेंगे तो उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, जब पब्लिक से डील करें तो उनका बिहेवियर करना चाहिए। तो ओवरऑल जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें ये उम्मीद की जाती है कि वो स्ट्रिक्ट जो है डिसिप्लिन और कंट्रोल को जो है वो फॉलो करेंगे। उनके एक तरह से उनके ऊपर में जो है एक तरफ डिसिप्लिन और कंट्रोल, ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो उनकी एक्टिविटीज़ को, उनके बिहेवियर को जो है रेगुलेट करते हैं। और अगर हम बात करें जो है, अगर सम अप करें उनके विचारों को, मैक्स वेबर के, तो हम कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इज मोस्ट इफिशिएंट, मोस्ट रेशनल, सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म, इंडिस्पेंसिबल एंड परमानेंट। वो कहते हैं कि अगर हम बात करें जो नौकरशाही है अपने आप में सबसे अधिक सक्षम, सबसे अधिक तार्किक, और जितनी भी फॉर्म ऑफ कह सकते हैं अथॉरिटीज़ हैं उसमें जो है सुपीरियर है और इंडिस्पेंसिबल है, मतलब बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, खासतौर पे जो बड़ी, आज के तौर पे जो बिग ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो बड़ी सरकारें हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है, उनके प्रशासन के लिए ज़रूरी हैं। और ये अपने आप में कैसी इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, मतलब इसका वजूद जो है, ये बाकी रहेगा। हाँ, so long as the गवर्नमेंट एंड कंट्री एग्जिस्ट, अगर उस हाँ, देश का ही नहीं अस्तित्व रहेगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता, या सरकार का। आमतौर पे सरकारें बदलती रहती है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो ऐसा ही रहता है। और अगर हम बात करें जो है कि किन लोगों ने जो है मैक्स वेबर के आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ किया है, तो ये एक नॉर्मल ग्राउंड है उनके विचारों की, जो उनके व्यूज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया गया है। पहली उनकी क्रिटिसिज्म ये है कि ये मशीनरी थ्योरी है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मल स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करती है। और ये जो ह्यूमन डायमेंशन है, मतलब हम देखते हैं कि ये जो मैक्स वेबर का जो फॉर्म ऑफ सॉरी जो थियरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, वो एक तरह से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जो औपचारिक संगठन है, उसके पैटर्न पे काम करता है। जो मानवीय तत्व हैं उसमें जो मोटिवेशन है, प्रेरणा है, और सारी जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं उनको जो है इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। और दूसरी इसकी जो आलोचना है वो ये है कि अपने आप में क्लोज्ड सिस्टम है, मतलब कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, उसी को फॉलो करके उसी के अकॉर्डिंग जो है, जो रूल्स एंड प्रोसीजर है उसी को फॉलो करके वो काम करते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ नहीं मालूम हो पाती है कि एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ के पर्यावरण से, उस देश की, उस समाज की
जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो सर्कमस्टेंसेस हैं, उसके साथ कैसे वो इंटरेक्ट करता है। और ये जो तीसरी जो इसकी कह सकते हैं आलोचना है कि ऐसे देश जहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल हो, मतलब वहाँ पे बस गवर्नमेंट का काम क्या हो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हो, वहाँ तो इस तरह के कि जो नौकरशाही है वो तो ठीक है, बेहतर है, ठीक तरीके से काम करेगी। लेकिन ऐसे समाज जो उथल पुथल से गुजर रहे हों, टर्बुलेंस से गुजर रहे हों, जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हों, नेशनल मूवमेंट चल रहे हों, या सिविल वार चल रहे हों, जैसे कि आप देखिए सूडान में अभी चल चल रहा है, या 1947 के टाइम में आप देखें इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है जब आज़ादी के टाइम में, कि हमने जो है एक बड़े पैमाने पे जो है माइग्रेशन को देखा कि लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, वहाँ पे कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। तो ऐसे समाज जहाँ पे चीज़ें तेज़ी से बदल रही हों, उथल पुथल का माहौल हो, टर्बुलेंस हो, तो उस सोसाइटी में जो है इस तरह के की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इस तरह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सॉरी, इस तरह की जो ब्यूरोक्रेसी है, या जो मशीनरी है काम करने की, जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की रिस्पॉन्सिबल है, वो काम नहीं करेगी। और आमतौर पे ये उन्हीं कामों के लिए सही है जहाँ पे जो चीज़ों को रिपीटेशन करना हो, मतलब बार बार वही काम दोहराने हो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना हो, पॉलिसीज़ को बनाना हो, इम्प्लीमेंट करना हो। लेकिन कुछ नया करना हो, कुछ इनोवेटिव करना हो, तो ऐसी सोसाइटी में मतलब ऐसी ब्यूरोक्रेसी से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ऐसी ब्यूरोक्रेसी के लिए फिर आप देखें जो इकोलॉजिकल अप्रोच है फ्रेडरिक्स का, उन्होंने बताया कि जो है ब्यूरोक्रेट्स को जो है रिस्पॉन्सिबल बनाने की ज़रूरत है, वो वैल्यू ओरिएंटेड होना चाहिए। आमतौर पे जो है जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ब्यूरोक्रेसी का, वो न्यूट्रल होता है। लेकिन एक ऐसे समाज जो गरीबी से, शिक्षा से, अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा हो, वहाँ पे अगर ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रल होगी, वो जो है जो समाज का जो वल्नरेबल सेक्शन है उसके वेलफेयर के लिए अगर काम नहीं करेगी, उसकी बात नहीं करेगी, तो उस समाज का एकीकरण, उस समाज का इंटीग्रेशन कभी नहीं हो सकता। और वो समाज जो है गरीबी के, अव्यवस्था के, अनएम्प्लॉयमेंट के, डिसऑर्डर के का जो एक जाल है, एक जो वेब है, उसी में फंस के रह जाएगी। और यहाँ पे देखिए अलग अलग थिंकर्स हैं, उनके व्यूज़ हैं, जिन्होंने अपने अपने तरीके से जो है मैक्स वेबर के जो विचार है उनका मूल्यांकन किया है, उस पर अपने कमेंट्स दिए हैं। और यहाँ पे आप देखें थिंकर्स तो बहुत सारे हैं इसमें जो इन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं उसको हमने देखिए नोट्स में आपको जो प्रोवाइड करूँगा उसमें सारे थिंकर्स की बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन एग्ज़ाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो थिंकर हैं उनको हम कवर करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें रॉबर्ट मर्टन है, वो जो है इसको ट्रेंड इनकैपेसिटी, मतलब प्रशिक्षित कह सकते हैं, प्रशिक्षित अयोग्यता कहते हैं। इसे आमतौर पे हम देखें जो हमारे यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका मसूरी वहाँ पे जो है लबासना में जो है लाल बहादुर शास्त्री जो इंस्टीट्यूशन है उत्तराखंड में, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है कि कैसे उन्हें अपने काम को पूरा करना है। लेकिन हम देखते हैं ग्राउंड लेवल पे जो है ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं नियम और प्रक्रियाओं में जो है इतने उलझे होते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, जो गोल है, जो मोटिव है किसी भी प्रोजेक्ट का, वो पूरा नहीं हो पाता है और वो विद इन टाइम उस चीज़ को वो अचीव नहीं कर पाते हैं। तो मतलब ये ट्रेंड तो है, लेकिन ये कैसी, मतलब लेकिन उस काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं विद इन टाइम, और यहाँ पे रेटेपिज्म हो रहा है। और इस वजह से जो है हम देखते हैं कि एक तरह से डिसफंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं उनकी एक्टिविटीज़ के। तो इस वजह से जो है रॉबर्ट की मर्टन जो है इसको ट्रेंड इनकैपेसिटी मतलब प्रशिक्षित अयोग्यता कहते हैं। और इसके अलावा और भी थिंकर्स हैं जैसे कि माइकल क्रोजियर हैं, उनकी बुक जो है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इस बुक को भी पूछा गया है, जो माइकल क्रोजियर के जो स्टेटमेंट है उसके बारे में भी पूछा गया एग्जामिनेशन में। माइकल क्रोजियर अपनी बुक जो है द ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेनन जो 1964 में पब्लिश हुई थी उसमें लिखते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है अपने आप में बहुत कठोर है। इट इज ब्यूरोक्रेसी एज ए रिगिड ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट करेक्ट इट्स बिहेवियर
बाय लर्निंग फ्रॉम इट्स एरर, मतलब ये एक ऐसा संगठन है जो अपनी गलतियों से सीख नहीं लेता, मतलब उसने जो गलतियां की हैं उससे सीख करके अपने आप को इम्प्रूव नहीं करता है। और क्यों? क्योंकि ये अपने आप में कठोर है। यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन, रेड टेपिज्म इतना ज़्यादा है कि उनका जो टोटल फोकस होता है वो रूल्स एंड प्रोसीजर पे होता है, वो आउटकम पे नहीं होता। और इसी के रिस्पॉन्स में हम देखते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है जो गोल ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड है अपने आप में। हाँ, मतलब गोल ओरिएंटेड है, एक्शन ओरिएंटेड है। और विक्टर थॉमसन कहते हैं, मतलब इसको जो है इसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है और इसके लिए एक ब्यूरोपैथोलॉजी नाम नाम का एक टर्म इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये रूल एंड रेगुलेशन में इतने उलझे हुए होते हैं कि इससे क्या है कि जो पूरा जो मैकेनिज्म है, जो पूरा संगठन है, जो पूरी व्यवस्था है, वो एक तरह से डिस्फंक्शनल हो जाती है, ठीक तरीके से ना काम नहीं करती है। और इसी के लिए जो उन्होंने ब्यूरोपैथोलॉजी नाम का जो है एक टर्म इस्तेमाल किया है, जिससे जो ब्यूरोक्रेसी है वो ग्रसित होती है, मतलब उससे इन्फेक्टेड या कह सकते हैं कि उससे प्रभावित होती हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था, फ्रेडरिक्स को थोड़ा सा हमने पिछली भी क्लास में हमने इन डिटेल डिस्कस किया था जब हमने रिक्स पे लेक्चर दिया था आप लोगों को। तो आम तौर पे ये जो मैक्स वेबर का जो मॉडल ऑफ जो है ब्यूरोक्रेसी है वो उसमें अमेरिका को जो है या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको मॉडल मान करके जो है बनाया गया है। और स्पेशली आप देखें मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक द यूएसए, यूके एंड फ्रांस, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर enjoyed sufficient amount of autonomy from अदर सोशल स्ट्रक्चर। जैसे आप देखें जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सोशल, देखिए वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो समाज का ही तो एक हिस्सा है। उसके बाद में हम देखते हैं किसी भी समाज में कई उपव्यवस्थाएं होती है, कई सब सिस्टम होते हैं, उसमें सोशल सोशल मतलब इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सब सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सब सिस्टम, कल्चरल सब सिस्टम, ये उपव्यवस्थाएं हैं। मतलब धार्मिक उपव्यवस्था है, सांस्कृतिक उपव्यवस्था है, आर्थिक उपव्यवस्था है, राजनीतिक उपव्यवस्था है। तो जितने भी ये सब सिस्टम्स हैं ये उसी सोसाइटी का एक हिस्सा हैं, एक पार्ट हैं, इसी मतलब इस सोशल स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। और ये जितने भी उपव्यवस्थाएं हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो सरकमस्टांसेस हैं, वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। लेकिन वेबर के मॉडल में हम ये नहीं देख पाते हैं कि किस तरह अमेरिका में या फ्रांस में या ब्रिटेन में वहाँ की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो परिस्थितियाँ हैं, जो सरकमस्टांसेस हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। और वो कहते हैं कि ये जो वेबर का जो मॉडल है वो इस बात पे फोकस नहीं करता है, या इस बात को बताने में सक्षम है, फेल हो गया है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन और कोई भी मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो सोशल एंड पॉलिटिकल सेटिंग्स हैं, वो कैसे आपस में इंटरेक्ट करती हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो रिक्स कहते हैं कि ये जो वेबर का जो मॉडल है वो वेस्टर्न जो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है ये ठीक नहीं है। मतलब वेबर का जो मॉडल है, रिक्स कहते हैं कि वेबर के मॉडल से, जो वेबर का मॉडल है, वेबर के मॉडल से आप एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, मतलब ये जितने भी विकासशील देश हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेशन का आप अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने कवर कर ली हैं। एक चीज़ और बताना मैं चाहूँगा, हालांकि वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया लेकिन इतना कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जोसेफ ला पालम्बोरा, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इनकी बुक जो है ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है, इन्होंने भी लगभग वही बात कही है अपनी इस बुक में। ख़ास तौर पे जो वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, जो
मैक्स वेबर का जो नौकरशाही का जो मॉडल है उसके विषय में वो भी वही सेम बात कहते हैं कमोबेश, कि इनका ये जो मॉडल है वो विकासशील देशों के अध्ययन के लिए जो है पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। मतलब ये जो मॉडल है मैक्स वेबर का, इसके ज़रिए से आप विकासशील देशों के एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं सकते हैं, या उनका मॉडल वहाँ पे उन उस देश की परिस्थितियों में काम नहीं करेगा। तो आई थिंक मैंने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, और आप लोग इस वीडियो को देखें, और जो आपके फीडबैक हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है यूट्यूब पे बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि इस कॉन्सेप्ट पे एक स्पेशल लेक्चर मैं ऑर्गेनाइज करूँ, इसमें सारे जो क्वेश्चन हैं 2004 से 2023 के बीच में वेबर के नौकरशाही मॉडल से, उसको मैं जो है इंक्लूड करूँ। तो उस पर भी हो सकता हो कि मैं कल या संडे को जो है एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, उसमें सारी चीज़ें जो है मैं आपके लिए ऐड कर दूँगा, और ये जो नोट्स है और क्वेश्चन जो पेपर है वो आपको सब मैं प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।